हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आ चुकी है आप लोग के लिए शादी एक पनिशमेंट का एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अंशु आकर के काफ़ी परेशान गार्डन में चुपचाप बैठे हुए अपने होठों पे सिगरेट लगाए हुए उसका कश लिए जा रहे थे और लगातार उनकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थी। वहीं थोड़ी देर में अब डिनर का वक्त होता है, जहाँ सब लोग तो डिनर के लिए बैठ गए थे, लेकिन शालिनी जी के लिए इस वक्त अंश का यहाँ साथ ना होना कुछ अजीब था, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ चली जाती हैं। पहले तो जयचंद उनको रोकने वाले होते हैं, लेकिन सावित्री जी जो धीरे से बस अपने सिर को नाम में हिला दी थी और उनके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देती हैं। वहीं जयचंद्र शेखर की तरफ देखकर पूछते हैं, सम्राट आजकल कहाँ है। माना कि उन्हें घर पे रहना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो अंश की तरह होते जा रहे हैं, एकदम गायब। आपको कोई अंदाजा है, बात हुई उनसे। शेखर जो अपने खाने को खाते हुए बहुत ही लापरवाही से कहते हैं, नहीं मुझे कहाँ पता होगा, वैसे भी वो किसी से बताकर थोड़ी ना कहीं जाता है और उसे तो लगता है कि उसके माँ बाप नहीं है, इसका मतलब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझसे तो वैसे भी उसकी ज़्यादा बनती नहीं है। आपको नहीं बताया उसने। जयचंद्र भी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, हमने फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं उसने नंबर तो नहीं बदल लिया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी जी जो कि अपने बेटे को इस तरह शांत एक जगह पर बैठा पा करके उन्हीं की तरफ आगे बढ़ जाती हैं और आकर के उनके बगल में बेंच पर बैठते हुए कहती हैं, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, जब से आए हो इतने चुप चुप। आश्री जैसे अपनी माँ की आवाज़ सुनी थी, वो सबसे पहले तो सिगरेट को नीचे की तरफ फेंकते हैं और उसे अपने पैरों तले को चल करके अपनी मॉम की तरफ देख कर कहते हैं, आप यहाँ क्या हुआ, कोई बात है। शालिनी जी धीरे से अपने हाथ को बढ़ाकर अंश के बालों पर फेरते हुए कहती हैं, क्यों, मुझे तुमसे मिलने के लिए किसी बात का होना ज़रूरी है। अंश एक बार अंदर की तरफ झांकते हैं और फिर सामने बैठी अपनी मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ, क्योंकि इस वक्त तो आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए। एक संस्कारी बहू का तो यही काम है ना, अपने परिवार के साथ डिनर करें, उनके साथ बातें करें। और फिर आपको अपने पति से छुटकारा मिल गया जो आप मेरे पास आ गई मेरा ख्याल पूछने के लिए, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। ये ताने सुनकर शालिनी जी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरे लिए तो मेरा परिवार और मेरा बच्चा दोनों ही मायने रखते हैं। अब दोनों चाहते हैं कि मैं एक तरफ रहूं, मगर ये पॉसिबल नहीं है बेटा, तुम्हें इस बात को समझना होगा। वही अंश इस बात को तो समझ चुके थे कि शालिनी जी कभी भी अपनी मर्जी से तलाक के लिए नहीं मानेंगी और उनको धोखे से ही किसी भी तरह से सिग्नेचर लेना होगा। शालिनी जी खड़ी होती हैं और अंश का भी हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, चलो आ जाओ, खाना खा लो सबके साथ, भूखे होगे तुम, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो। लेकिन अंश ने बस अपने चेहरे को नाम मिला दिया था और अपने बालकनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैडम को खिला दीजिएगा, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। शालिनी जी को थोड़ा खुशी मिला था कि अंश समायरा की थोड़ी बहुत फिक्र कर रहे हैं, जिसे वो खुश होकर कहती हैं, मैं खिला दूंगी नायरा को। जैसे ही अभी उनके मुंह से नायरा शब्द अंश ने सुना था, वो गुस्से में आकर कहते हैं, समायरा नाम है उसका, नायरा मत बुलाया करिए, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। शालिनी जी अपने बेटे को इंसिस्ट तो करती हैं, लेकिन अंश बहुत ही जिद्दी थे और इस बात को शालिनी जी भी अच्छे से समझती थी। अगर उन्होंने ना बोल दिया तो कोई भी उनके मुंह से हम ही तो नहीं निकलवा सकता था, जिससे उन्हें मजबूरन अब खाना लेकर के अंश के कमरे में जाना पड़ता है, जहाँ समायरा बस चुपचाप काउच पर लेटी हुई थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो रह रहकर खड़ी हो जा रही थी और अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहती है, पता नहीं मौसी किस हालत में होंगे, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अभी वो यही सब सोचते हुए परेशान हो रही थी कि तभी दरवाज़ा अचानक से खुला था। समारा को पहले तो लगता है कि ये अंश होंगे, जिससे वजह से झटके से डर करके पीछे मुड़ी थी तो ये शालिनी जी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने हाथों में ट्रे लेकर के 2 प्लेट्स अंदर की तरफ ला रही थी। समारा उनको देखकर तुरंत ही उनके हाथ से ट्रे लेती और उसे सामने के टेबल पर रखते हुए कहती है, आप यहाँ, मुझे माफ़ करेगा, आपसे आते आते मिल भी नहीं पाई मैं। शालिनी जी उसको प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, और वैसे भी जो भी कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें भी तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, सबने कितना कुछ सोच लिया तुम्हारे बारे में और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, तुम्हें मुझे तो एक बार बता देना चाहिए था कम से कम। वही समारा धीरे से अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं क्या बोलती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और फिर मुझे सुनने के लिए कोई राज़ी भी तो नहीं था, सब अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगे थे।
मुझे माफ़ मिलाते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि मैं अनु से बात कर रही थी फ़ोन पर और उसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। अनु को तुम्हारे उमिट की आवाज़ आई और बस मेरे दिमाग में यही चल उठा कि तुम और वो। अच्छा खैर छोड़ो, महाराज जी तो खाना खा नहीं रहे, आ जाओ तुम्हें को खिला देती हूँ। वही समारा तो अब शालिनी जी की हर एक सच्चाई से वाकिफ थे। अपने चेहरे पर इतने प्यारे स्माइल लेकर आखिर कोई शख्स कैसे जी सकता है जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ हो, यही सीखने की कोशिश कर रही थी समारा उनसे। तभी शालिनी जी जो कि अपने हाथ से एक और उठा करके जैसे ही समारा के होठों की तरफ बढ़ाए थे, उसको इस तरह कहीं खोया हुआ पाकर वो धीरे से अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहती हैं, क्या हुआ तुम्हें, खाना खाओ। अच्छा शायद तुम्हें किसी के हाथ से खाने की आदत। जैसे अभी ये बोलकर वो अपने कौर को नीचे रख दी, तुरंत ही समारा अपने मुंह खोलती है और उनके हाथ को खुद ही अपने हाथ से पकड़कर आगे बढ़ा देती है। जैसे पहला बाइट उसके मुंह में गया था, उसकी आंखें नम हो गई थी और अपने मन में कहती है, कैसी हैं आप, आखिर कोई इतना कुछ कैसे सह सकता है, और सहने के बाद भी उस इंसान की इतनी इज्जत करना। काश मैं आपसे कुछ सीख पाती। मेरे साथ अगर इस तरह की कोई बदतमीजी करे तो मैं तो मार डालूं उसको। वो यही सब सोचते हुए लगातार अपने मुंह को चलाए जा रही थी और वहीं वो धीरे से अंश के बारे में पूछते हुए कहती है, वो नहीं खाएंगे। मेरी शालिनी जी मुस्कुराकर कहती हैं, उससे कोई खिला सकता है भला, मेरे तो बस की बात नहीं है। दूसरा प्लेट उसी के लिए लेकर आई हूँ, खाना ठंडा हो उससे पहले अगर हो सके तो तुम जाकर उससे बोल दो, शायद तुम्हारी बात मान ले। समारा को तो न जाने क्यों आज सुबह से ही अंश से इतना डर लग रहा था। ये बात सुनकर अब वो शालिनी जी की बात पर ना तो नहीं बोल सकती थी। वो धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं कोशिश करूँगी। उसका तो पेट भर गया था और वहीं वो शालिनी जी से कहती है, आपने कुछ खाया। लेकिन शालिनी जी पूरे परिवार के खाना खाने के बाद ही खाना खाना पसंद करती थी, या यूं कह लें कि उनके माइंडसेट को इसी तरह से बनाया गया था। थोड़ी देर में बाहर अभी अंश बैठे हुए थे, तभी उनकी तन्हाई को दूर करते हुए समारा आकर के उनके बगल में धीरे से बैठती है और अपने हाथ में लिए प्लेट को उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर हो सके तो कुछ खा लीजिए, आप कुछ खाए नहीं थे सुबह से। अभी तो खाना ही बना रही थी, तब तक आपको वो कबड्डी। अंश जो कि अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, दोबारा संसारी बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। समायर अपने मन में ही कहती है, कितने अच्छे लग रहे थे आप हंसते मुस्कुराते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, और अब फिर से आप वही अकड़ू इंसान बन गए। खैर आपसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ मैं, आप तो हमेशा से ऐसे ही थे, डरावने। और वो प्लेट को दोबारा से आगे बढ़ाते हुए कहती है, नाराज़गी मुझसे है तो ठीक है, खाना से क्यों नाराज़ होना, आप प्लीज़ खा लीजिए। अंश काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, क्या कहा है, मैंने सुना ही नहीं दिया तुम्हें, मुझे नहीं खाना है। तभी समायरा भी थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, हाँ तो मत खाइए, वो तो आंटी ने बोला है कि अगर हो सके तो मैं आपको मना कर खिला दूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है, आप खाइए चाहे मत खाइए, आपको तो बस मुझे डांटने का मौका चाहिए होता है। मैं क्या कर रही थी, आपको खाना ही तो आकर के खिला रही थी, लेकिन आपको मेरी कोई बात क्यों माननी होगी, आप कौन सा मुझे अपनी बीवी मानते हैं, खुद तो पति का पूरा हक निभाना आता है आपको, और जिस तरह से आप मुझे अपनी आंखें दिखा दिखा करके डराते हैं ना, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वो तो मौसी के सामने मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप उनको मार वार ना दे, लेकिन मेरे साथ ना ये सब मत करिएगा, कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आंटी से जाकर के सारी बातें बताकर आपकी कंप्लेन लगाऊंगी कि आप कितना बुरी तरह से मुझे ट्रीट करते हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। समायरा की बातें सुनकर के अंश चुप तो नहीं रहने वाले थे। वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में अभी उसका जवाब देते हुए जैसे ही अपने गर्दन को मोड़े थे, उनकी नज़र पहुंचती है किसी और पर, जिसे देखकर अचानक ही उनकी पूरी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए थे। वो तुरंत ही समायरा की कलाई को पकड़ते हुए बहुत ही प्यार से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हैं मैडम, और रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप हुक्म करिए, मैं खुद खा लूँगा। जैसे ही समायरा ने यह सुना था, ऐसे बर्ताव को देखकर समायरा पीछे मुड़ते हुए कहती है, अब ये कौन सा नया भूत चढ़ गया आपके दिमाग में। अंश उसको प्यार से बिठाते हुए कहते हैं, भूत नहीं चढ़ा है, बैठो। लेकिन समायरा इतना जल्दी मानने वाली तो नहीं थी। वो भी अपना हाथ पूरी ताकत से छुड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं बैठना है, आप ही बैठिए यहाँ पर, और नहीं खाना ना खाना मत खाइए, मैं भी देखती हूँ कितना दिन तक नहीं खाते। उसके इस तरह की टोन सुन करके अंश अपनी दांत पीसते हुए कहते हैं, बैठो तो, इतना भी क्या नाराज़गी, बैठो। ज़बरदस्ती के स्माइल करने की वजह से अंश के गाल पर जो गुस्सा इस वक्त समायरा को नज़र आ रहा था, और उसके साथ स्माइल जो कि मिक्स होकर के
समारा को काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी। समारा चुपचाप बेंच पर बैठ तो गई थी और अंश की तरफ देख करके प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहती है, पहले तो सोचा था कि खुद खिलाऊंगी, लेकिन अब नहीं, अब खुद से खाए। लेकिन तभी अंश उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, गुस्सा थूक दो, प्यार से अपने हाथ से खिलाओ। और ये बोलते हुए उनके हाथ जो कि समारा के दूसरे हाथ पर कस रहे थे, समारा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या पागलों भरी हरकत कर रहे हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट है और हाथ इस तरह से, छोड़िए, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तभी अंश उसके और करीब आते हुए कहते हैं, दर्द हो रहा है तो सहो इसको, बहुत तेज तेज बोलने लगी थी तुम, भूल गई हो दोबारा से मल्होत्रा मेंशन में आ चुकी हो तुम, और यहाँ पर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ जिसके साथ तुम जैसे मन चाहे वैसे बिहेव कर सकती हो। अब प्यार से मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ तुम। लेकिन समारा जो कि अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, मैं नहीं खिलाऊंगी, खाना है तो खाइए वरना मत खाइए। बहुत गुस्सा करते हैं आप मेरे ऊपर, गुलाम नहीं हूँ आपकी मैं। अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, कह रहा हूँ ना खिलाओ, समझ में नहीं आ रहा है। समारा हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, दूर रहकर बात करिए मुझसे, दो मल्होत्रा खानदान के आदमी तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं और उनकी नज़र इस वक्त हम पर है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों झगड़ा करते हैं तो फिर मुझे बहुत सारे टॉन्ट सुनने को मिलेंगे जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब प्यार से मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे तुम, समझ में आ रही है बात? समारा धीरे से पीछे होते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको ताने सुनाएंगे तो सुनिएगा, क्योंकि आपको तो हमेशा झगड़ा ही करना होता है ना मुझसे, और मैं आपकी तरह ना एक्टिंग नहीं करने वाली। हाथ छोड़िए और जाने दीजिए मुझे। लेकिन तभी अंश उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, अगर मुझे प्रिटेंड करने के लिए कि हम कितने अच्छे कपल हैं तुम्हें किस भी करना पड़े, देन आई वोंट फील शेम। तुम अपना देख लो कैसे फेस करोगी मेरी फैमिली वालों को। करूं? ये बोलकर अभी और ज़्यादा वो नायरा के चेहरे के करीब झुकते नायरा तुरंत ही उनके सीने पर अपना एक हाथ रखते हुए कहती है, बस करिए, खिला रही हूँ, दूर रहिए मुझसे। और वो एक बाइट लेकर के अंश की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ऐसा ज़बरदस्ती का पति मैंने आज तक नहीं देखा, इस तरह से भला कोई टॉर्चर करता है। अंश जो कि आराम से एक एक बाइट खाना खाते जा रहे थे, लेकिन तभी समायरा जो कि अभी प्लेट की तरफ देखी थी और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत तीखी ज़बान है ना आपकी, जो कि अभी बताती हूँ। और वो जानबूझ करके सब्जी के मिर्चे को सारे एक ही साथ रोटी के साथ मिक्स करते हुए जैसे अभी अंश के मुंह में डाली थी। अंश उसको बाइट लेते हुए अभी अपने चेहरे पर स्माइल रखे हुए थे, लेकिन फिर उनकी स्माइल धीरे धीरे फेड होने लगी थी और उनकी आंखें जिसमें हल्की हल्की नमी आने लगी थी। समायरा जो कहती है, ध्यान से, आपके चेहरे की स्माइल जानी नहीं चाहिए, क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है क्या? वही अंश जो कि अपने गले पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, तुम क्या खिला रही हो मुझे? समायरा बहुत ही प्यार से कहती है, शुक्र मनाइए जहर नहीं है ये, मिर्चा ही तो था, सोचा कि आपकी कड़वाहट को थोड़ा ख़त्म कर देगा, बहुत ही कसैले इंसान हैं आप। और जैसे ही अंश अभी अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते, समायरा ज़बरदस्ती उनके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ, आपकी स्माइल कहाँ जा रही है? उसको बुलाइए, ज़्यादा दूर मत जाने दीजिएगा वरना आपके घर वाले देख लेंगे ना। अंश ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम कमरे में चलो, तुमको तो वहाँ देखता हूँ मैं। अभी अंश उसका हाथ पकड़ करके उसको अपने साथ उठने के लिए मजबूर करते, लेकिन तभी समारा जो कहती है, बैठिए ना थोड़ा देर, मुझे पता है आपको यह जगह कितनी पसंद है और यहाँ पर हम दोनों अच्छा वक्त बिताएंगे, थोड़ा देर यहीं पर रहिए ना पति देव। उसे पता था अगर वो अंश के साथ कमरे में गई तो उसकी वॉट लग सकती है और यहाँ पर पूरी फैमिली है, तो इस वजह से उसका अंश कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वही जयचंद्र जो शेखर से बात करते हुए कहते हैं, ये अंश की हरकतें थोड़ी अजीब नहीं लग रही हैं आपको? मुझे तो लगा था कि ये इस लड़की के साथ अभी इतना घुला मिला नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह से उसकी हर बात मान रहा है। वही शेखर जो कहते हैं, उसने हमसे वादा जो किया था कि जब वो एक हस्बैंड बनेगा तो बहुत अच्छा पति बनकर दिखाएगा, हम लोगों की तरह नहीं। शायद अपने वादे के चक्कर में फंस गया है बेचारा। और इस वक्त अंश भी उसी चैलेंज के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने
काफ़ी गुस्से में उन दोनों के सामने आकर यही कहा था कि वैसे तो मुझे पति बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस दिन अंश मल्होत्रा हस्बैंड बनेंगे ना, आप लोग के लिए लेसन होगा कि किस तरह से एक वाइफ को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हस्बैंड से, क्योंकि आप लोग को कभी कभी हस्बैंड बनना आया ही नहीं। और अंश आज खुद ही अपनी बातों को सोचते हुए अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, क्यों ही बोल दिया था मैंने, क्या ज़रूरत थी बोलने की ये बात मुझे। वैसे भी अपनी मॉम को तो उस जाहिल आदमी से बचाने ही वाला था, फिर ये बोल करके मैंने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अब अगर इस महारानी के साथ अच्छे से पेश नहीं आऊँगा तो मेरे अपने घर वाले मुझे टॉन्ट मारेंगे। और ये लड़की तो। समायरा की तरफ जैसे अंश ये बोलकर मुड़े थे, समायरा बड़े प्यार से एक और बाइट अंश की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये लास्ट बाइट है, इसके बाद पूरी प्लेट खाली हो जाएगी, खा लीजिए। अंश जो बहुत ही ध्यान से उसके बाइट की तरफ देखते हैं और फिर उसकी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, अगर इसमें दोबारा से कुछ कि तभी समायरा धीरे से उनके मुंह में उस कौर को डाल दी थी और बड़े प्यार से अंश की तरफ देखते हुए कहती है, प्यार से चुपचाप जो मिल रहा है खा लीजिए मेरे हाथों से। और वैसे भी आपकी स्माइल आपके चेहरे से जाएगी तो फिर आपके घर वालों को लगेगा कि आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। बड़ी समस्या आ गई है जो आप इतने गुस्से में आ रहे हैं। अंश जो कि अपनी आंखों से ही लगातार समायरा को घूरित हो जा रहे थे, लेकिन फिर बड़े प्यार से उससे कहते हैं, इतनी प्यारी बीवी है मेरी, मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से, क्योंकि जैसे ये लोग यहाँ से हटेंगे ना, तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा मैं। जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हियर। समायरा भी खड़े होते हुए कहती है, ठीक है जा रही हूँ, पानी पीना होगा तो आकर के फ्रिज से ले लीजिएगा। थोड़ी देर में ही उनको पानी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी और ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से उठ करके अपने कमरे की तरफ जाना ही पड़ता है। रास्ते में इस वक्त जयचंद्र और शेखर खड़े थे। तभी जयचंद्र अंश को अंदर जाता हुआ देखकर उनसे पूछते हैं, सम्राट से आपकी बात हुई थी क्या? काफ़ी टाइम से उनका फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। आपसे बात हुई थी उनकी? सम्राट का नाम सुनते ही अंश काफ़ी गुस्से में आ गए थे और अपने गुस्से को काबू करके अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहते हैं, अगर पता चलेगा तो बता दूंगा। और ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे और वहीं सम्राट के बारे में सोचते हुए कहते हैं, जितना मुझसे दूर रहोगे उतनी लंबी तुम्हारी सांसें चल पाएंगी, मिस्टर सम्राट मल्होत्रा। वहीं इस वक्त मल्होत्रा एंटरप्राइजेस कंपनी में पूरी तरह से अंधेरा था और उसी बिल्डिंग के गोडाउन में एक आदमी जो कि लगातार अपने आप को खोलने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो खोल भी देता खुद को तो आसपास के लोग उसे दोबारा से बांध देते। 4 आदमी जो कि आसपास ही उसके खड़े थे और बाकी के लोग बिल्डिंग के आहर बाहर चौकन्ना होकर के अपनी पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन तभी उन सबको किसी कांच के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। और सारे आदमी जो कि एकदम से घबरा करके अपनी वॉकी टॉकी से आसपास मौजूद सारे सिक्योरिटी वाले को अलर्ट कर देते हैं। तभी सम्राट जो धीरे से अपनी निगाहों को खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, वेलकम बैक माय क्वीन। सारे आदमियों को हील्स के टक टक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे सब एकदम से चौकन्ना हो गए थे और साथ ही अपने राइफल को तान देते हैं उसी तरफ जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। उन लोगों ने जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी बंदूक तो उस तरफ तान दिया था, लेकिन अफसोस यह सिर्फ एक ट्रिक था, क्योंकि जो दाखिल हुआ था वो आगे से नहीं बल्कि पीछे के एक दरवाजे से आते ही सारे लोगों को वहां पर शूट कर देता है। और तुरंत ही सम्राट के हाथों को खोलते हुए वो काफ़ी तीखी आवाज़ में कहती है, जल्दी चलो यहाँ से, मैं बाकी के लोगों को संभालती हूँ, तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। सम्राट जो खड़े होकर के एक बार उस लड़की की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, बाहर गाड़ी रेडी है। इस बात पर उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया था। वहीं सम्राट उसके साथ ही नीचे की तरफ कूद गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एंड्रिया थी। एंड्रिया तुरंत ही आकर के अपने चेहरे के मास्क को हटाती है और जल्द से जल्द ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है और वो लोग काफ़ी फुर्ती से उस तरफ से निकल गए थे। पूरी बिल्डिंग को लॉक कर दिया गया था और साथ ही वहाँ के सारे नेटवर्क कनेक्शन को भी कट कर दिया गया था, जिससे चाह कर भी कोई भी इस बात का इत्तला अंश मल्होत्रा तक नहीं कर पाता कि सम्राट यहाँ से भाग चुका है। सम्राट अपनी कलाई को धीरे धीरे घुमाते हुए कहता है,
इतनी देर क्यों कर दी तुमने? मैं इतने टाइम से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ, मेरी शरीर अकड़ गई है। क्या कर रही थी तुम? वही एंड्रिया धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं जॉब लेने की कोशिश में लगी हुई थी। कल उस कंपनी का इनॉग्रेशन है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत काम था सम्राट सर। इस बात पर सम्राट अपने चेहरे पर तिरछे स्माइल आते हुए कहते हैं, ओह, तो मतलब तुम्हें यहाँ पर किसी के कंपनी में जॉब मिल गई है? इस बात पर वो स्टेयरिंग को घुमाते हुए कहती है, किसी के नहीं, मिस्टर अर्जुन कपूर के फैशन एंड द सिटी में मुझे जॉब मिली है। और आपको विश्वास नहीं होगा कौन सी पोस्ट पर। मैं इस बात पर सम्राट हंसते हुए कहते हैं, आई गॉट इट, तुम ज़रूर उसकी असिस्टेंट बनकर उसके पास गई होगी। मुझे पता है तुम्हारे पास कितनी फेक नॉलेज रहती है एंड्रिया। एंड्रिया अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मुश्किल था थोड़ा, लेकिन एक्टिंग करने में मैं काफ़ी माहिर हूँ। और वैसे भी अगर अर्जुन के साथ रहूँगी तो अंश मल्होत्रा जी के साथ रहना भी आसान होगा। और कल तो कंपनी में इनॉग्रेशन है तो उसमें उनको भी इनवाइट किया जाएगा। इसी बहाने करीब से उन्हें देखने का मौका। कि तभी सम्राट गुस्सा करके एंड्रिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये इश्क मोहब्बत करने की चीज़ नहीं होती है, सिर्फ फंसाने की चीज़ होती है। इसका इस्तेमाल करो और उस आदमी को अपनी जाल में फंसाओ। यह शादी जल्द से जल्द टूट जानी चाहिए। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। इस बात पर एंड्रिया जो मुस्कुराते हुए कहती है, और आप क्या कर रहे हैं उस लड़की के साथ? क्या आप भी जाल बिछा रहे हैं मोहब्बत का, या फिर वाकई आप? ये तभी सम्राट अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, नहीं, इस बार मैं जाल नहीं बिछा रहा। मुझे वाकई वो लड़की बहुत पसंद है और मुझे पता है अंश सिर्फ उसका गलत इस्तेमाल करेगा। मैं उस लड़की को प्यार देना चाहता हूँ, वो इज्जत देना चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करती है। अच्छी है वो, समझ नहीं पाया उसे कोई, लेकिन मैं समझ गया। इतनी प्यारी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसे कोई ऐसा शख्स मिलना चाहिए जो उसे अपने सिर पर बिठाकर प्यार करे। और अंश की तो अकड़ तुम जानती ही हो, वो किसी को प्यार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात पर एंड्री अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, भले ही आप उनके भाई हैं, मगर उनको आपसे ज़्यादा बेहतर मैं अच्छे से जानती हूँ। वो प्यार नहीं करते, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें प्यार हुआ ना, वो उस इंसान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। मैंने देखी उनकी प्यार की शिद्दत। पता नहीं वो मोहब्बत मुझे दोबारा नसीब होगी या नहीं, मगर हाँ, अगर इस बार मैंने आपका काम कर दिया तो इस बार अंश मल्होत्रा मेरे, और उस लड़की के साथ आप जो मन चाहे वो करिए, आई डोंट केयर। वही सम्राट जो गुस्साते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं क्या है उस अकड़ू अंश मल्होत्रा के अंदर जो सारी लड़कियां उसी के पीछे लट्टू होती फिरती हैं। मेरे साथ तो कभी कोई इश्क नहीं लड़ा था।